हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योग्राफी जुनून में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत निर्माण के सिद्धांत। ठीक है, अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पिछला रिकॉल करें तो जब मैं एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज आपको पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि इस क्लासिफिकेशन का, बलों के वर्गीकरण का हर एक बल हमारे लिए एक चैप्टर क्रिएट कर देगा। और इसी वजह से हमने सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस में भूकंप को पढ़ा और ज्वालामुखी को पढ़ा। उसके बाद आते हैं हमारे डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, और डायस्ट्रॉफिक फोर्स में हमारा जो पटल विरूपणी बल है उसमें आता है ओरोजेनेटिक फोर्स, पर्वत निर्माणकारी बल। तो अब हम इसी बल को लेकर के आगे के टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, तो देखिए थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग जो है, माउंटेन बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं, ओरोजेनेसिस भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ओरोजेनेसिस दो वर्ड से बना है। ओरो मतलब क्या होता है, ओरोज मतलब होता है पर्वत। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ओरोज, और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति या निर्माण। तो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रक्रिया है उसे ओरोजेनेसिस कहते हैं। और ओरोजेनी वर्ड जो दिया गया था, ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था जीके गिलबर्ट द्वारा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, जीके गिलबर्ट द्वारा दिया गया था। अब देखिए, जो ओरोजेनेसिस या माउंटेन बिल्डिंग जो है, इसके संबंध में अगर हम बात करें तो देखिए, पर्वत ब्लॉक माउंटेन्स भी होते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स भी होते हैं, डोम माउंटेन्स भी होते हैं, और फोल्डेड माउंटेन्स भी होते हैं। तो अगर हम फोल्डेड माउंटेन्स को एक तरफ रख दें तो जितने भी और पर्वतों के प्रकार हैं इनको लेकर के साइंटिस्ट जो हैं वो ज्यादातर एक मत हैं, यानी सबकी सम्मति है, वो उनके बीच में विचारों में ज्यादा मतभेद नहीं मिलता है। मगर जब बात वलित पर्वतों की आती है, फोल्डेड माउंटेन्स की आती है, तो हर साइंटिस्ट इसके बारे में अपने अलग विचार रखता है, और कुछ विचार इनके आपस में मिलते भी हैं। यानी इन वलित पर्वत के बारे में अलग अलग सिद्धांत अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं। ठीक है, अब अगर इन सारे सिद्धांतों को हम समग्र रूप से लेते हुए माने तो इसके हम दो बड़े वर्ग बना सकते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों के सिद्धांत एक वर्ग में आएंगे, कुछ वैज्ञानिकों के दूसरे वर्ग में। तो इसमें हम देखें तो हमें दो वर्ग मिलते हैं। ठीक है, पहला वर्ग उन साइंटिस्ट का है, उन वैज्ञानिकों का है जो मानते हैं कि पर्वतों का निर्माण जो हुआ है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले किसी लंबवत बल के कारण हुआ है। ठीक है, कैसा बल, लंबवत बल के परिणाम से हुआ है, यानी कुछ लॉन्गिट्यूडिनल, या फिर हम बोलते हैं वर्टिकल, कुछ वर्टिकल फोर्स की वजह से पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ऐसी बात किसने बोली है, कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसी बात बोली है। मगर लंबवत बल आज हमारे लिए ज्यादा रिलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह हुई है, तो उसने और ज्यादातर जो सिद्धांत जो है वो दूसरे वर्ग में गए, इसलिए इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, कि लंबवत बलों की वजह से पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ है। बाकी इन वैज्ञानिकों का क्या मानना था कि नीचे से कुछ फोर्स लगा है, ऊपरपट्टी के नीचे से पृथ्वी के आंतरिक भाग से कुछ लंबवत यानी ऐसे कुछ वर्टिकल फोर्स लगा और उस वजह से पर्वत ऊपर उठ गए। ठीक है, बट ये ज्यादा इतना रिलेवेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। दूसरा हमारे जो वर्ग में आते हैं, दूसरा आता है कि पर्वतों का निर्माण जो हुआ है वो किसी क्षैतिज बल की वजह से हुआ है। क्षैतिज यानी ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से हुआ है, यानी ट्रांसवर्स फोर्स जो थे इनकी वजह से पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। और इन ट्रांसवर्स फोर्स को, जो क्षैतिज बल है, इनको क्या बोल सकते हैं, इसको पार्श्वीय स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं। पार्श्वीय स्पर्श रेखीय बल भी इनको कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इनको क्या बोलेंगे, फ्रंटल टेंजेंशियल
फोर्स। ठीक है, तो पार्श्व स्पर्श रेखीय बल भी इनको बोलते हैं। ये कैसे बल हैं? ये वो बल हैं जो धरातल के कैसे लगते हैं, समानांतर रूप से लगते हैं, स्पर्श रेखीय रूप में लगते हैं। ठीक है, तो इन बलों को धरातल के चाहे आंतरिक भाग में हम माने, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के धरातल के ये कैसे मानते हैं, क्षैतिज रूप से लगते हैं। तो ऐसे बलों के कारण पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, कुछ भूगोलवेत्ता ये मानते हैं। अब इनको भी हम दो वर्ग में बांट सकते हैं। ठीक है, बल तो क्षैतिज है मगर इसके भी दो उपवर्ग बन सकते हैं। इनको मानने वालों में भी दो उपवर्ग बन सकते हैं। पहले वो हैं जो क्षैतिज बल की उत्पत्ति का जो कारण मानते हैं, वो पृथ्वी के संकुचन के कारण उत्पन्न संपीड़न बल को मानते हैं। यानी पृथ्वी जो है उसका, पृथ्वी की भूपर्पटी जो है उसका संकुचन हो रहा है। ठीक है, तो पहले वो हैं जिन्होंने ये धारणा बनाई कि भूपर्पटी जो हमारी है वह ठंडी होकर के संकुचित हो रही है, उसमें ऊष्मा का ह्रास हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो पार्थिव विकिरण कर रही है। तो क्या माना इन लोगों ने कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी जो है उसमें पार्थिव विकिरण हो रहा है और पार्थिव विकिरण की वजह से वो ऊष्मा का ह्रास कर रही है, ऊष्मा की कमी आ रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हीट लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से भूपर्पटी क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। और भूपर्पटी के ठंडी होने की वजह से इसमें संकुचन उत्पन्न हो रहा है और इस संकुचन के कारण क्या हो रहा है, संपीड़न बल लग रहा है। और ये संपीड़न बल कैसा है, क्षैतिज है। कैसा संपीड़न बल है, क्षैतिज बल है। तो पहले तो वो लोग थे जिन्होंने ये माना। दूसरे लोग वो थे जो भूपर्पटी जो है, हमारे जो महाद्वीप हैं, उनके क्या गतिशीलता में विश्वास करते थे। जैसे टेलर थे, वैगनर थे, इन्होंने क्या कहा था, महाद्वीपों के प्रवाह का सिद्धांत दिया था। तो दूसरे वो थे जो महाद्वीपों की गति को इसके लिए जिम्मेदार मानते थे। ठीक है, महाद्वीपों की गति से उत्पत्ति हो रही है, यानी इस क्षैतिज बल की उत्पत्ति जो है वो दो अलग अलग धारणाओं से मानी गई। पहले तो लोगों ने पृथ्वी की भूपर्पटी का संकुचन था, उसके कारण उत्पन्न संपीड़न को माना। और दूसरे प्रकार के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने बताया कि महाद्वीपों की गति हो रही है और ये महाद्वीप जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इनमें क्या होता है, बीच में जो भूसन्नति बनी हुई है, मैं भूसन्नति आपको पढ़ा चुका हूं, इस भूसन्नति के मलबा में क्या होता है, इस भूसन्नति के मलबा में संपीड़न बल के प्रभाव में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, वलन उत्पन्न हो जाते हैं और इससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग को दो बड़े वर्गों में बांटेंगे और जो क्षैतिज बल के कारण जो वलित पर्वतों की उत्पत्ति बताई गई है उसको भी फिर दो वर्ग में हम बांट सकते हैं। पहले वो जिन्होंने पृथ्वी की जो भूपर्पटी जो है उसके संकुचन को माना और दूसरे वो जिन्होंने महाद्वीपों की गति में विश्वास किया। ठीक है, और ये जो संकुचनवादी थे ये महाद्वीपों की स्थिरता में विश्वास करते थे, ये महाद्वीपों के प्रवाह में विश्वास नहीं करते थे, ये कंटिनेंटल ड्रिफ्टिंग में और डिस्प्लेसमेंट में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम लेते हैं पहले पृथ्वी की भूपर्पटी का जो संकुचन मान रहे थे उन्हीं वैज्ञानिकों के ऊपर हम बात करते हैं। तो आज हम सबसे पहला जो सिद्धांत लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत। पहला हम लेके चलते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ जेफरीज।
थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ जेफरीज। जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन संकुचन तापीय संकुचन सिद्धांत है, तो इसका मतलब है कि जेफरी महोदय क्या थे, एक संकुचनवादी थे, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में विश्वास करते थे। पहली बात, ठीक है, संकुचनवादी थे, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में विश्वास करते थे, यानी ये क्या थे, ये महाद्वीपों के स्थायित्व में विश्वास करते थे। महाद्वीपों के स्थायित्व के ये समर्थक थे। और महाद्वीपों के प्रवाह जो किसने बताया था, टेलर ने, वेगनर ने बताया था, उसके ये आलोचक थे। ठीक है, ये मानते थे कि महाद्वीपों का कोई प्रवाह नहीं हो रहा है, बस पृथ्वी की जो परपटी है उसमें संकुचन हो रहा है। ठीक है, तो ये महाद्वीपों के स्थायित्व के समर्थक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1929 में, इनकी एक बुक आई थी। ठीक है, सन 1929 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक थी द अर्थ इट्स ऑरिजिन हिस्ट्री एंड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनकी पुस्तक थी। 1929 में इन्होंने पुस्तक का नाम दिया द अर्थ इट्स ओरिजिन हिस्ट्री एंड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, और इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि कितना ज्यादा ताप ह्रास होगा कि उसकी वजह से इतना संकुचन हो जाए कि पर्वतों का निर्माण हो जाए। अब देखिए, जब भी कोई सिद्धांत दिया जाता है तो उस सिद्धांत के पीछे वैज्ञानिक कोई धारणा या मान्यता लेके चलता है, वो अपने आप से ही कुछ मानता है, उसे कुछ साक्ष्य दिखाई देते हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर वो कुछ मानता है कि ऐसा रहा होगा। तो इसी आधार पर इन्होंने कुछ धारणाएं, कुछ मान्यताएं ली। पहली धारणा इन्होंने क्या ली कि जो भूपटल का संकुचन जो हो रहा है वो दो कारणों से हो रहा है। तो पहली धारणा इन्होंने ली कि दो कारणों से भूपटल संकुचित हो रही है। ठीक है, दो कारणों से। पहला कारण क्या लिया इन्होंने, पहला इन्होंने कारण लिया कि पार्थिव विकिरण हो रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से क्या हो रहा है, पार्थिव विकिरण की वजह से क्या हो रहा है कि ऊष्मा का लगातार ह्रास हो रहा है। जो भूपटल की जो ऊष्मा है वह कहाँ, वायुमंडल में निर्मुक्त होते जा रही है। इसके ह्रास होने की वजह से जो भूपर्वती है उसमें संकुचन हो रहा है। क्यों, क्योंकि भूपर्वती शीतल हो रही है, ठंडी हो रही है, और उसकी वजह से संपीड़न बल उत्पन्न हो रहा है। पहला कारण इन्होंने लिया पार्थिव विकिरण। दूसरा इन्होंने भूपटल के संकुचन की जो धारणा मानी, वो क्या मानी, वो माना इन्होंने कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसमें लगातार कमी आ रही है। घूर्णन गति में लगातार कमी आ रही है। इन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, और ये घूमने की दर जो है वो 1.6 अरब वर्ष पूर्व, क्या बोला इन्होंने कि 1.6 अरब वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर मात्र 20 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती थी। ठीक है, 20 घंटे में एक चक्कर लगा लेती थी पृथ्वी अपने अक्ष पर। मगर अब कितने ले रही है, वर्तमान में कितना लेती है, वर्तमान में यही पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे जो घूर्णन है उसकी गति कम होती जा रही है, और इस घूर्णन गति के कम होने के कारण जो इसकी भूमध्य रेखीय परिधि है, भूमध्य रेखीय परिधि, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, और गोल की पृथ्वी के चारों ओर जो है ये जो भूमध्य रेखीय परिधि है, इस भूमध्य रेखीय परिधि में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, भूमध्य रेखीय परिधि जो है वो संकुचित हो रही है। तो ये दो कारण इन्होंने पृथ्वी के ठंडे होने का बताया
कि घूर्णन गति में कमी आने की वजह से पृथ्वी संकुचित हो रही है। तो इस संकुचन के, भूपटल संकुचन के इन्होंने दो काम किया। पहला तो पार्थिव विकिरण जिससे पृथ्वी ठंडी होकर संकुचित हो रही है, और दूसरा उसकी घूर्णन गति में कमी आ रही है, इसकी वजह से भूमध्य रेखीय परिधि का संकुचन हो रहा है, और इसी संकुचन के कारण ही संपीड़न बल यानी पर्वतों के निर्माण के लिए बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये दो इन्होंने वजह बताई। अगली धारणा इन्होंने जो ली वो क्या ली? धारणा में इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी जो है उसका निर्माण जो हुआ है वो कई परतों से हुआ है, कई संकेंद्रीय परतों से हुआ है। अगर ये पृथ्वी का केंद्र है तो इसके चारों ओर कई संकेंद्रीय परतें हैं जिनसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इन संकेंद्रीय परतों के जो ठंडे होने की जो दर है वो अलग अलग है। ये सब परतें क्या हैं? संकेंद्रीय परतें हैं, और इनके ठंडे होने की दर जो है वो अलग अलग है। जो ऊपर की जो ये परत है वह जल्दी ठंडी हो जाएगी, इससे नीचे की जो परत है वो और धीरे ठंडी होगी, इससे नीचे की जो परत है वो और धीरे ठंडी होगी। यानी अगर हम ऊपर से नीचे जाएं, ऊपर से नीचे की ओर जाएं, धरातल से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएं, तो इनके ठंडे होने की दर अलग अलग है। यानी कि ये ठंडी होने में अलग अलग समय लेती हैं, और ऊपर से नीचे जाने पर इनका ठंडे होने का समय बढ़ जाता है। ठीक है, यानी देर से ठंडी होती है। ऊपर की परत सबसे पहले ठंडी होगी, दूसरी उससे धीरे, तीसरी उससे धीरे, यानी आंतरिक परतों के ठंडे होने में समय लगता है, ये इन्होंने माना। और इन संकेंद्रीय परतों के ठंडे होने का जो दूरी है वो मात्र 700 किलोमीटर की गहराई तक ही होती है। यानी धरातल से मात्र 700 किलोमीटर की गहराई तक ही ये परतें ठंडी हो पाती हैं। ये इनकी धारणा थी। 700 किलोमीटर से लेके और जो केंद्र के बीच की जो दूरी है उसमें तापमान इतना ज्यादा रहता है कि ये परतें और ठंडी नहीं हो पाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने दूसरी धारणा मानी। मतलब पृथ्वी के निर्माण की ही इन्होंने संकेंद्रीय परतों से मान लिया, और जो ऊपर से नीचे जाने पर ठंडी होने में समय लेती हैं, और मात्र 700 किलोमीटर तक ये ठंडी हो सकती है। इसके बाद जो है वो क्या आ जाएगा, उसको इन्होंने जो आंतरिक भाग जो ठंडी नहीं होती है उसको इन्होंने नाम दिया अंतरतम। पृथ्वी का अंतरतम। ठीक है, ठीक है, क्या नाम दिया? अंतरतम यानी इंटीरियर। तो इनका जो अंतरतम भाग है 700 मीटर से लेकर के 700 किलोमीटर से लेकर केंद्र तक का जो भाग है वो ठंडा नहीं होता है, सिर्फ 700 किलोमीटर तक का ही ठंडा होता है। दो धारणा इन्होंने ये ली। तीसरा इन्होंने जो बताया, तीसरी हम बात करेंगे तीसरी धारणा इन्होंने मानी कि अगर देखिए, अगर पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं 700 किलोमीटर तक जब ठंडा हो रहा है, उसमें अगर हम सिर्फ 400 किलोमीटर की गहराई तक ठंडा करें पृथ्वी को, और 400 किलोमीटर तक की गहराई में अगर हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान जो है वो घटा दिया जाए, पृथ्वी का तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाए और 400 किलोमीटर तक की गहराई में घट जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से पृथ्वी का जो व्यास है, ठीक है, वो 20 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी का ये क्या है? व्यास है। ये जो व्यास है ये 20 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। यानी पृथ्वी जो है इस 500 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी के कारण 400 किलोमीटर तक की गहराई तक कमी हो तो ये संकुचित होकर के कम हो जाएगी, और इसका व्यास जो है वो समवट लाइक दिस इतना रह जाएगा। अब ये पृथ्वी की, अब देखिए व्यास यहां तक का ही रह गया, यानी 20 किलोमीटर व्यास में कमी आ जाएगी। ये इन्होंने कैलकुलेशन की। और इसके अलावा इसकी जो परिधि है, जो इसकी परिधि है उसमें 130 किलोमीटर की कमी आ जाएगी। अब
अपने आप ही आ जाएगी। जब पृथ्वी इतनी है भूपर्पटी, इसका और संकुचन हो गया, सिर्फ ये हो गया, तो अब इसके देखिए परिधि कम हो जाएगी। जब व्यास कम हो गया तो परिधि भी कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा, इसे और ज्यादा ठंडा कर दे, यानी कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा अगर इसको ठंडा कर दें हम, तो इसकी वजह से जो कैलकुलेशन उन्होंने निकाली, उन्होंने बताया कि परिधि जो है उसमें 200 किलोमीटर तक की कमी हो जाएगी। अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ठंडा कर दें और कम हो जाए तापमान में, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा की कमी आ जाए, तो इसकी परिधि में 200 किलोमीटर की कमी हो जाएगी। और इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है धरातल का हमारे का, उस धरातल के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 5 गुणा 10 की घात 16 सेंटीमीटर स्क्वायर की कमी हो जाएगी, ठीक है। 5 गुणा 10 की घात 16 वर्ग सेंटीमीटर की इसमें कमी हो जाएगी पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है। ये इन्होंने एक कैलकुलेशन बना करके बताया, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इन्होंने धारणाएं मानी कि इसकी वजह से क्या होगा, इन धारणाओं की वजह से इसने अपने सिद्धांत को सही साबित करने का प्रयास किया, ठीक है। तो अब इसके बाद इनके सिद्धांत की हम अगर रूपरेखा देखें कि इन्होंने किस प्रक्रिया से पर्वतों के निर्माण के बारे में बताया, तो देखिए, अब क्योंकि इन्होंने सबसे पहले माना था कि जो पृथ्वी है वह संकेंद्रीय परतों की बनी हुई है, ठीक है। तो संकेंद्रीय परतों के ठंडे होने की जो दर है, जो समय है ठंडे होने का, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा था, ज्यादा होता जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए ये सबसे भारी परत है, इसके अंदर और परत है, इसके अंदर और परत है, ठीक है, और ये पृथ्वी का केंद्र है। तो जो ऊपरी परत है वो सबसे पहले ठंडी हो जाएगी, इसके नीचे की परत और धीरे ठंडी होगी, इसके नीचे की और ज्यादा समय लेगी, इसके नीचे की और समय लेगी। तो जो ऊपरी परत जो है वह ठंडी होकर के संकुचित हो जाएगी, और संकुचित होने की वजह से उसमें वलन पड़ जाएंगे, ठीक है, ये इन्होंने कहा। और ये जो ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत कुछ ऐसी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ऊपरी परत जल्दी से ठंडी हो गई है और अब ये और ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती है। जितना इसको ठंडी होना था उतना शीतल ये हो चुकी है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इस वजह से ये जो परत है इसमें तो संकुचन हुआ थोड़ा कम, जबकि इससे अंदर की जो परत है इसने ठंडा होने में और ज्यादा समय लिया। और पहली बात तो ये परत अपने आप में ही छोटी थी इससे, उसके बाद इसका संकुचन हो गया, तो यह परत इससे भी बड़ी वाली जो भारी परत है उससे क्या होगी, छोटी रह जाएगी। इससे अंदर की जो परत है वो और ज्यादा छोटी हो जाएगी, इससे अंदर की और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इनके संकुचन की वजह से आंतरिक भाग में जो परतें हैं वो क्रम से छोटी होती जा रही हैं, ठीक है, छोटी होती जा रही हैं। और ये हमारा अंतरतम है, ठीक है, ये क्या है, अंतरतम है जो पृथ्वी का, ये हम अंतरतम मान लें। तो इस अंतरतम में जाते जाते क्या होगा, ऊपरी परत जो है वह अपनी से नीचे वाली परत से बड़ी हो रह जाती है। इस वजह से ये क्या करती है कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में इस परत के अपने से नीचे वाली परत के ऊपर क्षेपण होना प्रारंभ हो जाती है, उसके ऊपर धंसने लग जाती है, टिकने लग जाती है। क्लियर है? क्योंकि चारों तरफ ये क्या हो गई है, संकुचित हो गई है, मगर नीचे वाली परत इससे क्या है, छोटी है, तो अभी हवा में तो लटकते रहेगी नहीं, जिसके बीच में जो गैप है उसको भरने के लिए ये कहां पे, नीचे वाली जो परत है इस पे टिकने लगेगी, उससे नीचे वाली इस पे टिकने लगेगी। और धीरे धीरे जाते हुए पृथ्वी के जो अंतरतम, जो सबसे आंतरिक परत है, जो कि अंतरतम, इससे इंटीरियर से जो कांटेक्ट में परत है, वह परत जो है वह भी संकुचित होती जाएगी, क्योंकि वो भी ठंडी हो रही है। अब वो परत इतनी छोटी हो जाएगी, ये वाली परत जो जैसे ये परत है, ये परत इतनी ज्यादा छोटी हो जाएगी कि इसके छोटी होने की वजह से ये अब इसके अंतरतम के ऊपर टिक नहीं पाएगी।
ठीक है, उसके साथ एक व्यवस्थित नहीं हो पाएगी, उसके ऊपर एडजस्ट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी हो गई है। जबकि अंतरतम जो भाग है वह तो क्या है, पिघला हुआ है और वह तो ठंडा हो नहीं सकता, तो ये उसके ऊपर एडजस्ट नहीं कर पाती है। सबसे आंतरिक परत, ठंडी होने वाली सबसे आंतरिक परत। तो इसकी वजह से इस परत में क्या होगा, इस परत को फैलना होगा। फैलना क्यों होगा? क्योंकि उसको अंतरतम पर टिकना है। तो इस परत में क्या होगा, फैलाव होगा। और ऊपरी परतों में क्या हो रहा है, इनमें संकुचन हो रहा है। क्लियर है? तो ऊपरी परत तो संकुचित हो रही है और ये जो आंतरिक परत है इसमें फैलाव होगा और इस फैलाव के कारण इसमें तनाव बल कार्य करेगा। भाई जब कोई चीज फैलेगी तो फैलने से वह क्या होगा, उसमें तनाव बल काम करेगा और इस तनाव बल की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, दरार और भ्रंशन हो जाएगा, फ्रैक्चर एंड फॉल्टिंग हो जाएगी। ठीक है, फ्रैक्चर और फॉल्टिंग होगी। और इस फ्रैक्चर एंड फॉल्ट की वजह से देखिए कैसे होगा, ये ऊपरी परत है, ये इससे अंदर की परत है, ये इससे अंदर की परत है और ये पूरा हमारा अंतरतम है। ठीक है, इस अंतरतम के ऊपर ये ऐसे टूट जाएगी और इस टूटने की वजह से जब ये आंतरिक परत टूट गई है, इसमें जगह जगह दरार और भ्रंशन हो गया है, तो इसका जो अंतरतम का जो लावा है, जो मैग्मा है, ये मैग्मा इसके अंदर भरने लगेगा, लावा इसमें निकलने लगेगा, अंतरतम का लावा इसमें निकलने लगेगा। ठीक है, अब देखिए इनके सबसे अंदर की जो परत है उसमें तो फैलाव है और बाहर की में संकुचन है। तो इन्होंने कहा कि इनके बीच में एक ऐसी परत होगी जिसका ना तो इतना ज्यादा संकुचन होगा कि वो बहुत छोटी हो जाए या ना उसमें कोई तनाव होगा। तो उस परत को, इनके बीच में कोई एक ऐसी परत होगी, मान लीजिए हम ये माने कि ये परत सिर्फ इतनी ही संकुचित होगी कि ये ऊपर की परतों को अपने ऊपर टिका सके और नीचे वाले जो अंतरतम है इसके साथ संतुलन बना सके। ठीक है, और इसको इन्होंने नाम दिया तनावहीन पृष्ठ। इसका नाम दिया इन्होंने तनावहीन पृष्ठ। लेवल ऑफ नो स्ट्रेन, लेवल ऑफ नो स्ट्रेन, यानी इस जो परत रहेगी, ये जो परत है जो बीच में है, इस परत के अगर हम ऊपर जाएं तो ऊपर की परतों में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। ठीक है, तनावहीन पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होगा जो ऊपर की परतों को तो अपने ऊपर टिकाने में व्यवस्थित करेगा और नीचे जो अंतरतम है उसके साथ संतुलन स्थापित करेगा और इसमें बिल्कुल भी तनाव बल नहीं होगा, तनाव बल नहीं होगा और इनका संपीड़न मात्र इतना ही होगा कि ऊपर वाली परतों को संतुलित कर सके। ठीक है, यानी इस तनावहीन बल से ऊपर जब हम जाएंगे तो संकुचन होगा और इसके आंतरिक जो जाएंगे तो अंदर की चट्टानों में क्या होगा, इनमें होगा भ्रंशन एवं तनाव। ठीक है, समझ गए आप कि लेवल ऑफ नो स्ट्रेन से ऊपर की परतों में तो संकुचन हो रहा है, वो छोटी होती जा रही है और जो नीचे की जो है उनमें क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, भ्रंशन, तनाव, फैलाव हो रहा है। इस फैलाव की वजह से इनमें तनाव उत्पन्न हो रहा है और इस तनाव की वजह से क्या हो रहा है, भ्रंशन हो रहा है। क्लियर है, ये इन्होंने प्रक्रिया मानी। अब इससे क्या होगा, अब इससे भूसन्नति का निर्माण होगा। भूसन्नति का निर्माण क्या होगा, जब ये परत जो है इनके नीचे ये वाला भाग जब टूट जाएगा, ठीक है, इन परतों का मान लो यहां से जब ये भाग टूट रही है, ये इनमें भ्रंशन हो रहा है, तो इस भ्रंशन के प्रभाव में क्या होगा, ये चट्टानें जो है इनकी ये नीचे की ओर क्या होंगी, गति करेंगी। तो इनमें जो वलन उत्पन्न हो रहा है ऊपर की परतों में, जिनमें संकुचन उत्पन्न हो रहा है, उस संकुचन के कारण क्या होगा, इस संकुचन के कारण व्यास में कमी आएगी और व्यास में कमी के कारण क्या होगा कि इसमें संपीड़न बल लगेगा और इस संपीड़न बल के प्रभाव में क्या होगा, इसमें वलन पड़ जाएंगे।
क्लियर है? यानी इनका जो नीचे का भाग जो है वो तो इसमें धसेगा और ऊपरी भाग जो है इसमें क्या होगा, वलन पड़ जाएंगे, और ये वलन जो है यही अधिक होने के बाद वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? ऊपरी भाग में संकुचन हो रहा है, आंतरिक भाग में क्या हो रहा है, धसाव हो रहा है, यानी फैलाव हो रहा है, उससे धसाव हो रहा है। तो इस वजह से व्यास में जब ऊपरी भाग में कमी आएगी तो ये वलन बन जाएंगे, ठीक है, और इससे जो उत्थान बनेगा उसे वलित पर्वत कहेंगे। फिर उन्होंने अगली बात कही कि इन वलित पर्वतों का जो निर्माण है वो हमेशा नहीं होता है। इन्होंने कहा कि वलित पर्वतों का एक निश्चित समय में इनका निर्माण होता है और इसके बाद एक शांत काल आ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, एक शांत काल आ जाता है। आगे की बात हम करते हैं। तो इन्होंने बोला कि वलित पर्वत जो हैं, इन वलित पर्वतों का निर्माण हमेशा नहीं होता है। पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, पर्वत निर्माण का काल आता है, पर्वत निर्माण काल आता है सबसे पहले, और ये पर्वत निर्माण काल के बाद क्या आता है, शांत काल आता है, जब पर्वत निर्माण गतिविधि रुक जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं पीरियड ऑफ क्विसेंस, शांत काल आता है, ठीक है। तो पर्वत निर्माण काल जो है वो कब आता है, देखिए जब ऊपर संकुचन हो रहा है और आंतरिक भाग में जो फैलाव हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आंतरिक भाग में फैलाव के कारण तनाव बल लग रहा है, तो इनकी जो शक्ति है, इनका जो फोर्स है वो कंटिन्यू चट्टानों में संग्रहित होता रहता है, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा कि यह बल कंटिन्यू चट्टानों में संग्रहित होता रहता है, और जब इसकी मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये चट्टानों की जो शक्ति है उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है, किसका, संकुचन का और तनाव बल का जो मात्रा है वो इतनी ज्यादा हो जाए कि वह चट्टानों की शक्ति से अधिक हो जाए, तब इसमें संपीड़न होता है और तब पर्वतों का निर्माण होता है। फिर जब यह शक्ति कम हो जाती है, चट्टानों की शक्ति से कम हो जाती है, तो पर्वत निर्माण रुक जाता है और ये शांत काल हो जाता है, और फिर से इसी संकुचन बल या संपीड़न बल और तनाव बल का फिर से स्टोरेज होने लगता है, फिर से संग्रहण होने लगता है चट्टानों में, और जब ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर से ये एक पर्वत निर्माण कर सके और फिर से ये चट्टानों की शक्ति से ज्यादा हो जाए, तो दोबारा पर्वत निर्माण का काल होता है। इस तरह से इन्होंने टोटल पर्वत निर्माण के कितने काल बताए थे, 5 काल। अब तक 5 बार इन्होंने पूर्वजनी बताई है कि पूरे भूगर्भिक इतिहास में इस तरीके से 5 बार पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हो चुकी हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, अब हम ये बात करें कि इन्होंने पर्वतों के जो निर्माण हुआ है ये कहाँ पे होगा, इसके बारे में क्या कहा और उस बल की दिशा क्या होगी। तो इन्होंने बताया कि जो पर्वतों का जो निर्माण होता है इसमें वो ज्यादातर कैसे होता है कि इसकी जो संपीड़न का जो बल होता है, पर्वतों के निर्माण का जो संपीड़न का जो बल होता है वह महासागरों से महाद्वीपों की ओर होता है, ठीक है। किधर होता है, महासागरों से महाद्वीपों की ओर होता है, ठीक है। तो इनका जो है वो महासागरों से महाद्वीपों की ओर होता है, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, इन्होंने कहा कि जो हमारे जो महाद्वीप हैं वो सियाल के बने हैं, और सियाल क्या है, हल्के पदार्थ हैं, और हल्के पदार्थ से चट्टानें कैसी हैं, लचीली हैं, जबकि जो महासागर हैं हमारे वो कठोर चट्टानों के बने हैं, सीमा के बने हैं, ठीक है, उनका घनत्व अधिक है, इसलिए जो महासागरीय भाग है उनमें संकुचन ज्यादा तेजी से होगा, क्योंकि महासागरीय जो भूपटपट्टी है वो ज्यादा तेजी से संकुचित होगी, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी ठंडी होती है, ठीक है, उसके शीतल होने में कम समय लगता है, इसलिए संकुचन ज्यादा कहाँ होगा, महासागरीय भूपटपट्टी जो है वह ज्यादा संकुचित होगी। जबकि महाद्वीपीय भूपटपट्टी जो है वो
कम संकुचित होगी। इस वजह से महासागरों का जो बल है, संकुचन का बल, वो महाद्वीपों की ओर लगेगा और इस महाद्वीपों की ओर लगने की वजह से जो महाद्वीपों के सागरीय किनारे हैं, क्या है, सागरीय किनारे, इनके समानांतर, सागरीय किनारों के समानांतर वलित पर्वतों का निर्माण होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सागर से किसकी ओर बल लग रहा है, महाद्वीपीय किनारे की ओर बल लग रहा है। इस वजह से ये संपीड़न बल जो है वो महाद्वीपों के किनारों पर पर्वतों का निर्माण करेगा। ठीक है, यानी इनका जो सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है, उत्तर से दक्षिण दिशा वाले पर्वतों का, वलित पर्वतों के निर्माण की व्याख्या आसानी से करता है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ महाद्वीपों के किनारे पे होगा तो महाद्वीपों के किनारों के साथ जो समानांतर होंगे वो तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही होंगे। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से इसकी दिशा और इसकी अवस्थिति के बारे में बताया कि महासागरों के, महाद्वीपों के जो महासागर की ओर वाले किनारे, वहां पे पर्वत बनेंगे और वो कैसे होंगे, किनारों के समानांतर होंगे। ठीक है, अब इस सिद्धांत में देखें तो इसके उदाहरण क्या मिलते हैं। देखिए, उत्तर दक्षिण दिशा का क्या उदाहरण ले सकते हैं हम, रॉकीज को बता सकते हैं, एंडीज को बता सकते हैं। ठीक है, रॉकीज और एंडीज पर्वत इसके बेस्ट एग्जांपल इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग होते हैं। अब देखिए, हर सिद्धांत जो हम देते हैं उस सिद्धांत में कुछ ना कुछ तो कमी होती है। ठीक है, तो अब इस सिद्धांत की अगर हम मूल्यांकन करें, इसका हम दोष निकाल बताएं इसके कि इसमें क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स रहे, क्या क्या इसमें कमियां रही, तो इस सिद्धांत को हम सबसे पहले तो इस आधार पर ही कम बता सकते हैं। क्योंकि आज देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो सर्वमान्य सिद्धांत है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो कहती है कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग पहली बात तो ये सिद्धांत वैसे ही गलत हो जाता है, पहली बात। दूसरा क्या होता है, इन्होंने बताया कि भूपटल में संकुचन इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी ठंडी हो रही है। अगर ये ठंडी हो रही है तो उसकी वजह से ज्यादातर भूगोलवेत्ता मानते हैं कि इतना ज्यादा बल नहीं लग सकता है कि उसकी वजह से इतने बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हो जाए। ठीक है, एक ये शक्ति इतनी पर्याप्त नहीं हो सकती कि 8000 मीटर ऊंचा हिमालय बन जाए। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या इन्होंने बताई कि अगर मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए पृथ्वी ठंडी हो रही है तो ठंडी होने में आप देखेंगे, पृथ्वी के ठंडी होने के माने तो शुरुआत में पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। तो तब तो पृथ्वी बहुत ज्यादा क्या रही होगी, गर्म रही होगी। 4.6 अरब वर्ष पूर्व तो पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म रही होगी। यानी कि शुरुआत में जब पृथ्वी ठंडी हुई होगी तब सबसे ज्यादा ठंडी हुई होगी, और उस ठंडी होने की दर जब सबसे ज्यादा थी तो इसका मतलब तो हम ये कहें कि इस काल में सबसे ज्यादा पर्वतीकरण होना चाहिए था। पर्वतीकरण जितना भी हुआ पूरे भूगर्भिक इतिहास में वो इस पीरियड के बाद जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए था। मगर हम देखते हैं कि आज हमारे जो तृतीय पर्वतीकरण हुआ है, तृतीय पर्वतीकरण हुआ है, या जिसे हम कहें तृतीय युग का पर्वतीकरण, या हम कहें इसको जो एल्पाइन ओरोजनी हुई है, वो एल्पाइन ओरोजनी तो हमारी कब हुई है, 8 करोड़ वर्ष के बाद हुई है। आज से 8 करोड़ वर्ष पहले ही एल्पाइन ओरोजनी हुई है, जिसमें हिमालय बने, एंडीज बने, रॉकीज बने, एल्प्स पर्वत बने। तो ये सब क्या है, तो ये एक एल्पाइन ओरोजनी है। इस एल्पाइन ओरोजनी जिससे हिमालय और किसका निर्माण हुआ, एल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ, वो तो 8 करोड़ वर्ष बाद हुआ है। तो इसका मतलब 4.6 अरब वर्ष से लेकर के 8 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी क्या इतनी ठंडी हुई नहीं थी क्या, कि उसमें अभी भी इतना ताप रह गया था कि वो 8000 मीटर ऊंचा हिमालय का निर्माण कर दे। वो सच नहीं लगता है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि 8 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म रही होगी कि अब से 20 लाख वर्ष पहले तक, भाई हिमालय तो 20 लाख वर्ष पहले तक भी बन रहा है, ठीक है, तो 20 लाख वर्ष पहले तक पृथ्वी ठंडी होती गई और हिमालय का निर्माण हो गया। ऐसा संभव नहीं है। इस आधार पर ये सिद्धांत रिजेक्ट हो जाता है।
अगली बात अगर इसमें देखें कि अगर यही संकुचन हो रहा था, मान लीजिए पृथ्वी ठंडी हो रही थी और संकुचन हो रहा था, तो संकुचन होने पर तो महाद्वीप और महासागर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए भाई। इसमें कोई और तो इन्होंने बल ऐसा बताया नहीं है कि महाद्वीप कहीं कम बन गए कहीं ज्यादा बन गए, इन्होंने सिर्फ संकुचन को कारण बताया। तो अगर संकुचन में मानूं तो ऊपरी परपटी में संकुचन ऐसे होना चाहिए ना कि महाद्वीप और महासागर समान रूप से वितरित होने चाहिए, जहाँ जैसे महाद्वीप जितने महाद्वीप है उतने महासागर होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे नॉर्थन अगर हम हेमिस्फीयर में बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, महाद्वीपीय या स्थलीय भाग अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जलीय भाग अधिक है। तो इस आधार पर भी सिद्धांत रिजेक्ट हुआ। इसके बाद माने कि अगर संकुचन हो रहा था तो संकुचन की वजह से और क्या कारण हो सकता था, कि संकुचन की वजह से ऐसा हो सकता था कि जो पर्वत हैं वो सब जगह ही मिलने चाहिए थे। भाई संकुचन तो सब जगह होगा ना, पूरी धरातल पर जब संकुचन हो रहा है तो हर जगह पर्वत खड़े हो जाने चाहिए थे और सब पर्वतों की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए थी। कहीं कम ऊंचे हैं, कहीं पर ज्यादा ऊंचे हैं, ऐसा क्यों हुआ? संकुचन ऐसा क्यों हुआ कि कहीं पे तो बहुत ज्यादा ऊंचे पर्वत बन गए, कहीं बहुत छोटे पर्वत बने? तो इसका भी इनके पास कोई कारण नहीं था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बताया कि पृथ्वी के जो भूपटल में जो संकुचन हो रहा है उसका कारण इन्होंने बताया कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसमें कमी आ रही है। मगर वैज्ञानिकों का मानना है कि घूर्णन गति में कमी से इतनी अधिक शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती कि पूरी पृथ्वी जो है उसमें संकुचन होने से बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हो जाए। तो वो भी इनकी जो बात है इस सिद्धांत में नकार दी गई। ठीक है, तो ये सब इस सिद्धांत के ड्रॉबैक थे। इसके अलावा हमने बताया कि ये जो पर्वत हैं, इन पर्वतों का निर्माण इन्होंने बताया कि जो महाद्वीपों के महासागरीय भाग हैं इन पर पर्वतों का निर्माण हो रहा है, यानी कि उत्तर से और दक्षिण दिशा की ओर जो पर्वत बन रहे हैं उनका निर्माण हो रहा है। वो तो इस सिद्धांत से साबित हो जाता है, मगर जो हमारे एल्प्स पर्वत हैं, ठीक है, हमारे हिमालय पर्वत हैं, इनका विस्तार कैसे है? इनका विस्तार जो है वो कैसे है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो यहां से माने हम पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम विस्तार वाले जो भाग हैं, जो पर्वत हैं, हिमालय हैं, एल्प्स हैं, इनके निर्माण के बारे में इनका सिद्धांत कुछ भी नहीं बता पाता है कि ये कैसे बने। क्यों? क्योंकि ये तो किसी भी महाद्वीप के किनारे के साथ साथ बने ही नहीं है। तो ये सिद्धांत में इस कमी की वजह से इस सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा थर्मल कंडक्शन थ्योरी ऑफ जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत। ठीक है, तो ये इनकी धारणाएं थी। धारणाओं की वजह से कैसे इन्होंने वलन बताया और वलन के बाद इन्होंने बताया कि महाद्वीपों के किनारों पर महासागरों का निर्माण होगा और इसके मैंने आपको कमियां बता दी है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम इससे अगले एक साइंटिस्ट की थ्योरी को लेकर के हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।